Hello student, I am Hariom Narware. Today we are starting study of synchronous generator और alternator. यह मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए यूज की जाती है। इस मशीन का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए मोस्टली जनरेटिंग स्टेशन पर किया जाता है। किसी भी प्रकार का जनरेटर हो, चाहे वो सिंक्रोनस जनरेटर हो या डीसी जनरेटर हो, जनरेटर ऑलवेज कन्वर्ट रोटेशनल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन का प्रिंसिपल डीसी जनरेटर और सिंक्रोनस जनरेटर दोनों का एक जैसा ही होता है। दोनों जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन फैराडेस लॉ पर बेस्ड होता है। साइंटिस्ट फैराडे ने दो लॉसेस दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो तब उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। जैसा कि आपको इस एनिमेशन में दिख रहा है, यहाँ मैग्नेट कंडक्टर के अक्रॉस मोशन कर रही है, जिससे कि इस मैग्नेट से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी मोशन कर रहा है। इस कारण इस कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इसलिए यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो कि आप देख पा रहे हो इस एनिमेशन में। इस कंडक्टर से जो वोल्टमीटर कनेक्टेड है वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मीन्स इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। फैराडे का सेकंड लॉ स्टार्ट करते हैं। फैराडे के फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में किसी कंडक्टर के अक्रॉस चेंज आता है तब उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। बट फैराडे का सेकंड लॉ फैराडे के फर्स्ट लॉ से एक स्टेप आगे चलता है। फैराडे का फर्स्ट लॉ तो हमें बताता है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है, लेकिन फैराडे का सेकंड लॉ हमें उसका मैग्नीट्यूड भी बताता है कि कितना मैग्नीट्यूड ईएमएफ का इंड्यूस होने वाला है। एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये आर्मेचर की क्वाइल है। सपोज करो ये एक कंडक्टर है। जब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये क्वाइल मोशन करेगी, उस कंडीशन में इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा, वो हमें सेकंड लॉ बताता है। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मीन्स टाइम में चेंज के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है। dt टाइम चेंज को इंडिकेट कर रहा है, d5 फ्लक्स चेंज को इंडिकेट कर रहा है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है जो कि होता है -n d5/dt। n नंबर ऑफ टर्न्स को इंडिकेट करता है। अब आप यहाँ देखिए, जैसे कि ये एक क्वाइल है, यदि एक कंडक्टर पे 2 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे कंडक्टर पे 2 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स वन क्वाइल पर 4 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। यदि आप क्वाइल बढ़ा दोगे, अगर 2 क्वाइल हो गई, उस कंडीशन में कितना वोल्टेज हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। यदि आपने क्वाइल और बढ़ा दी, 3 क्वाइल कर दिए, उस कंडीशन में कितना वोल्टेज हो जाएगा, 12 वोल्ट। मीन्स जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो नंबर ऑफ टर्न्स के भी प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो माइनस साइन आपको यहाँ दिख रहा है, लेंज लॉ को एक्सप्रेस कर रहा है। जब मैं आपको लेंज लॉ पढ़ाऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ माइनस साइन क्यों लगा है। इस प्रकार फैराडे के सेकंड लॉ की हेल्प से इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया जा सकता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि आप ज़्यादा ईएमएफ चाहते हो तब आपको किन बातों का ख्याल रखना है, इस इक्वेशन से देखिए आप। यदि आपको ज़्यादा ईएमएफ चाहिए तो इस d5 की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए और dt की वैल्यू कम होना चाहिए। dt की वैल्यू जितनी कम होगी e की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। इसी बात को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कम समय में यदि फ्लक्स में ज़्यादा चेंज हो तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। ये तो पहला कंक्लूज़न निकलता है। दूसरा कंक्लूज़न, यदि आपको कम ईएमएफ चाहिए तब इस dt की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए और df की वैल्यू कम होना चाहिए। मीन्स ज़्यादा समय में यदि फ्लक्स में कम परिवर्तन हो, कम चेंजेस हो, तब कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब सिंक्रोनस जनरेटर की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। बट वर्किंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिंक्रोनस जनरेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। सिंक्रोनस जनरेटर के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नंबर 1 स्टेटर, नंबर 2 रोटर। स्टेटर सिंक्रोनस जनरेटर का स्टेशनरी पार्ट होता है, मीन्स स्टेटर मोशन नहीं करता है। आपको इस फिगर 1 में स्टेटर का डायग्राम दिख रहा है। स्टेटर कुछ इस प्रकार से होता है, जिसकी आउटर फ्रेम को या आउटर बॉडी को योक कहा जाता है, जो कि सिंक्रोनस जनरेटर को मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किसी भी बाहरी डिस्टर्बेंस से बचाती है। योक, इस योक को आयरन या स्टील की हेल्प से बनाया जाता है। इस योक से ये जो जितना पोर्शन आपको दिख रहा है, ये स्टेटर पोर्शन कहलाता है, जो मैं आप पेन से दिखा रहा हूँ। ये सारा का सारा पोर्शन स्टेटर कहलाता है। इसमें स्लॉट्स बने हुए हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे स्लॉट्स हैं। आप इस फिगर 3 में स्लॉट्स को इजीली देख सकते हो। ये देखो, ये स्लॉट्स है, ये सारे के सारे स्लॉट्स बने हुए हैं, ये सारे के सारे स्लॉट्स है। ये कोई बड़ा सिंक्रोनस जनरेटर है जिसका फिगर मैंने कैप्चर करके आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे स्लॉट्स है और इन स्लॉट में ये जो आपको दिख रहा है फिगर 2 में, इस प्रकार से वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है
और इसमें 3 फेज़ की वाइंडिंग है जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज़ डिफरेंस पे है। 120 पार्ट में आर फेज़ की वाइंडिंग है, नेक्स्ट 120 में वाई फेज़ की वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है और रिमेनिंग 120 में बी फेज़ की वाइंडिंग ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं यहाँ बाहर शो कर रहा हूँ, वहाँ दिख नहीं पा रहा है, मैकेनिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस प्रकार से 3 फेज़ की वाइंडिंग। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंडक्शन मोटर का स्टेटर, सिंक्रोनस जनरेटर का स्टेटर और सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर तीनों एक ही जैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, तीनों को एक ही प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है। आपको इस बेसिक फिगर में ये देखिए, ये स्टेटर है की योक है और ये स्टेटर की कोर के स्लॉट, ये योक आयरन या स्टील की बनी होती है और स्टेटर की यह कोर कोल्ड रोल्ड ग्रेन नॉन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। यही मटेरियल क्यों यूज़ किया जा रहा है, ये सब मैं आपको मटेरियल के सब्जेक्ट में बताऊंगा। सिंक्रोनस जनरेटर के स्टेटर कोर में जनरली ओपन टाइप स्लॉट्स का यूज़ किया जाता है। आपको दिख ही रहा है यहाँ पर सारे स्लॉट ओपन कंडीशन में है, यहाँ भी देखिए स्लॉट्स ओपन कंडीशन में है। यह स्टेटर की कोर लैमिनेटेड होती है। लैमिनेटेड मीन्स छोटे छोटे स्लाइस में कटी होती है, जैसा कि ये एक स्लाइस है, ऐसे बहुत सारे स्लाइसों में ये कोर कटी हुई है जिसकी थिकनेस 0.35 mm है। हर एक लेयर को इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट करते हैं और फिर उन्हें जोड़ दिया जाता है। कोर को लैमिनेटेड इसलिए किया जाता है जिससे कि इसमें होने वाला ईडी करंट लॉस कम हो जाए। अब रोटर की स्टडी स्टार्ट करते हैं। रोटर सिंक्रोनस जनरेटर का रोटेटिंग पार्ट होता है। रोटर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 2 सिलेंड्रिकल रोटर। इस प्रकार के रोटर्स को सेलिएंट पोल रोटर कहा जाता है। इस डायग्राम में भी आपको सेलिएंट पोल अल्टरनेटर के रोटर का डायग्राम दिख रहा है। सेलिएंट पोल रोटर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से कुछ इस प्रकार से दिखता है। फ्रंट व्यू से ऐसा कुछ दिखता है, जिसपे मैं येलो पेन घुमा रहा हूँ, इस प्रकार से दिखता है फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू मीन्स सामने से। आप टॉप व्यू से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, जो मैं ग्रीन पेन से शो कर रहा हूँ। ये टॉप व्यू रहेगा। आपको जो ब्लू कलर से जो दिख रहे हैं आपको, ये सब कुछ, इन्हें सब डैम्पर बार कहा जाता है। यदि मशीन में किसी प्रकार से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो या कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो, तब ये डैम्पर बार मशीन को सिंक्रोनिज्म में आने में हेल्प करते हैं, मीन्स बैलेंस कंडीशन में आने में हेल्प करते हैं। इसे सेलिएंट पोल के साथ साथ प्रोजेक्टेड पोल भी कहा जाता है। सेलिएंट पोल या प्रोजेक्टेड पोल। इस पोल को मैग्नेट बनाने के लिए इसके ऊपर जो वाइंडिंग लपेटी हो जाती है उसे कॉन्सेंट्रेट वाइंडिंग कहा जाता है। इस वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग या एक्साइटेशन वाइंडिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाइंडिंग इस रोटर को एक्साइट करने के लिए यूज़ हो रही है, मीन्स पोल बनाने के लिए यूज़ हो रही है, इसलिए इसका नाम एक्साइटेशन वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग नाम इसलिए है क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है। पोल बनाने के लिए इसे डीसी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। इस डीसी सप्लाई को, इस वेरिएबल डीसी सप्लाई को एक्साइटेशन देना भी कहा जाता है। आप डीसी सप्लाई दे रहे हो मीन्स आप एक्साइटेशन दे रहे हो। जैसे ही आप इसको डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे वैसे ये पोल में कन्वर्ट हो जाएगी, एन पोल एस पोल। जितना वोल्टेज आप यहाँ से बढ़ाओगे मीन्स जितना आप एक्साइटेशन बढ़ाओगे इस एन पोल से, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इमिट होगा। मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ से निकल रहा है सेलिएंट पोल से या इस मैग्नेट से, ये एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एक्साइटेशन बढ़ाओगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इमिट होगा। इसलिए इस रोटर को लॉसेस से बचाने के लिए इस पोल को लैमिनेटेड किया जाता है। लैमिनेटेड मीन्स मैं पहले भी बता चुका हूँ कि छोटे छोटे स्लाइस में काटा जाता है और हर एक लेयर को इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ से काट दो आप, फिर यहाँ से छोटे छोटे 0.35 mm के थिकनेस में काट देंगे। हर एक लेयर को की थिकनेस 0.35 mm मेंटेन करते हैं और फिर उसे आपस में चिपका देते हैं। रोटर कंस्ट्रक्शन के लिए जनरली स्टील लेमिनेशन का यूज़ किया जाता है। सेलिएंट पोल रोटर, जैसा कि हम जानते हैं, हाई स्पीड को प्रेफर नहीं करता है। सेलिएंट पोल रोटर के हाई स्पीड को सपोर्ट नहीं करने का कारण हम जानते ही हैं कि इसमें जो प्रोजेक्टेड पोल बने हुए हैं ये ज्वाइंट फॉर्म करते हैं, जिससे कि ज़्यादा स्पीड को ये सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ज़्यादा स्पीड से रोटेट करने पर यह मशीन में फ्रिक्शन और विंडेज लॉस भी प्रोड्यूस करेगा। और सेकंड बात, इसका जो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यूनिफॉर्म दिख रहा है आपको, यहाँ अगेन इतने जोन में नॉन यूनिफॉर्म शेप में ये रोटर आ गया है। यही कारण है कि यह हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है। उस कंडीशन में लो स्पीड एप्लीकेशन में सेलिएंट पोल रोटर का यूज होगा, लाइक हाइड्रो पावर जनरेशन। जब सेलिएंट पोल रोटर लो स्पीड पर ऑपरेट होगा उस कंडीशन में पोल्स की वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा देखते हैं। वी नो सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 f/p, और जैसा कि इस मशीन का नाम ही सिंक्रोनस मशीन है, मीन्स ये ऑपरेट होती है सिंक्रोनस स्पीड पर, इसलिए यदि आपको लो स्पीड चाहिए उस कंडीशन में नंबर ऑफ पोल ज़्यादा होना चाहिए। जब सेलिएंट पोल रोटर में ज़्यादा पोल्स होंगे उस कंडीशन में, यदि और पोल्स क्रिएट होंगे यहाँ पर, उस कंडीशन में इसका डायमीटर बढ़ जाएगा। सेलिएंट पोल रोटर की कंडीशन में सिंक्रोनस जनरेटर की पावर
पावर को डायमीटर और एक्सियल लेंथ की टर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है। सेलिएंट पोल रोटर की कंडीशन में सिंक्रोनस जनरेटर की पावर डायमीटर स्क्वायर इनटू लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ d डायमीटर है, डायमीटर मीन्स ये, और L इज एक्सियल लेंथ मीन्स दिस एक्सियल लेंथ। यहाँ रोटर की डायमीटर एक्सियल लेंथ के 5 टाइम्स के अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। सेलिएंट पोल रोटर की पावर ऐसे ही क्यों एक्सप्रेस की जाती है वो आगे के लेक्चर्स में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब सिंक्रोनस जनरेटर के सिलेंड्रिकल रोटर की स्टडी स्टार्ट करते हैं। सिलेंड्रिकल रोटर कुछ इस प्रकार का होता है, सिलेंडर के शेप का होता है। इस सिलेंड्रिकल रोटर में 3 फेज की वाइंडिंग लगी होती है जो कि 120 डिग्री के मैकेनिकल फेज डिफरेंस पर प्लेस्ड की जाती है। जैसे कि मान लेते हैं कि इतना पोर्शन 120 डिग्री का है जिसमें R फेज की वाइंडिंग है, नेक्स्ट 120 में Y फेज की वाइंडिंग है और नेक्स्ट 120 में B फेज की वाइंडिंग को प्लेस कर देंगे इन स्लॉटों के अंदर, इन स्लॉटों में। सिलेंड्रिकल रोटर की कोर स्पेशल स्टील एलॉय से बनी होती है जो कि फोर्ज्ड निकेल मोलिब्डेनम स्टील होता है। इस रोटर की कोर में जो स्लॉट बने हुए हैं वो इंटायर कोर के 2/3 पार्ट में होते हैं, मीन्स 2/3 पार्ट स्लॉटेड होते हैं और रिमेनिंग 1/3 पार्ट नॉट इंक्लूड एनी स्लॉट। सिलेंड्रिकल रोटर की आउटर सरफेस यूनिफॉर्म है जिससे कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को इन स्लॉटों में प्लेस करने के बाद भी आउटर सरफेस यूनिफॉर्म रहेगी और स्मूथ रहेगी, क्योंकि इसमें सेलिएंट पोल रोटर जैसे कोई प्रोजेक्टेड पोल भी नहीं है और नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप भी नहीं है। इसलिए सिलेंड्रिकल रोटर की कंडीशन में एयर गैप कम रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ सेलिएंट पोल रोटर, इसलिए बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। इसमें ज्वाइंट की एब्सेंस के कारण ये ज्यादा स्पीड से रोटेट कर सकता है, इसलिए इस प्रकार के रोटर को हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। जब हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है और इसका नाम सिंक्रोनस मशीन है इसलिए ये सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट करेगा जो कि होती है 120 F/P। यदि आपको ज्यादा स्पीड से रोटेट करना है मीन्स आपको नंबर ऑफ पोल्स कम मैन्युफैक्चर करना होगा इसके अंदर, तभी ये ज्यादा स्पीड से रोटेट कर सकता है, क्योंकि पोल और स्पीड में इनवर्स रिलेशन है। पोल कम होंगे तभी ज्यादा स्पीड से रोटेट कर पाएगा, इसलिए सिलेंड्रिकल रोटर में कम पोल डिजाइन करते हैं जिससे कि इसका डायमीटर भी कम होता है, इसे इजीली हाई स्पीड से रोटेट किया जा सकता है। इसलिए हाई स्पीड ऑपरेशन में सिलेंड्रिकल रोटर का यूज किया जाता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्ड गैस पावर प्लांट। इस प्रकार के रोटर की डायमीटर कम होती है। डायमीटर क्या होती है ये सब आप जानते ही हो। इसकी डायमीटर कम होती है लेकिन इसकी जो एक्सियल लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। इसकी एक्सियल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर होती है। जैसे सेलिएंट पोल रोटर की कंडीशन में सिंक्रोनस जनरेटर की पावर एक्सियल लेंथ और डायमीटर की टर्म में एक्सप्रेस की थी, उसी प्रकार से सिलेंड्रिकल रोटर में भी उसी प्रकार से सिलेंड्रिकल रोटर की कंडीशन में सिंक्रोनस जनरेटर की पावर एक्सियल लेंथ और डायमीटर की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। देखते हैं कितनी होती है। उतनी ही पावर होती है जितनी वहां पर होती है। सिलेंड्रिकल रोटर की कंडीशन में सिंक्रोनस जनरेटर की पावर डायमीटर का स्क्वायर इनटू एक्सियल लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। सेम यही पावर सेलिएंट पोल रोटर की कंडीशन में भी हुई थी। ऐसा क्यों होता है ये आगे के लेक्चर्स में क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार के रोटर की डायमीटर कम होने के कारण और एक्सियल लेंथ ज्यादा होने के कारण ये हॉरिजॉन्टली कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट होता है। जैसे हमने देखा था सेलिएंट पोल रोटर में हमने डेम्पर बार्स का यूज किया था, क्योंकि यदि कोई भी प्रकार का फ्लक्चुएशन यदि क्रिएट होता है तो उसे रोकने के लिए डेम्पर बार का यूज किया था। लेकिन यहाँ डेम्पर बार की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो वाइंडिंग हम प्लेस करेंगे इन स्लॉटों के अंदर वही डेम्पर बार की तरह ऑपरेट होगी। जब सिंक्रोनस मोटर हम स्टडी करेंगे तब ये डेम्पर बार और डेम्पर वाइंडिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वहाँ बताऊँ। सिलेंड्रिकल रोटर लैमिनेटेड भी नहीं होता है, क्योंकि इसका जो रोटर है वो एडी करंट लॉस को इनकरेज नहीं करता है। क्यों नहीं करता वो सब वर्किंग में क्लियर हो जाएगा। अब सिंक्रोनस जनरेटर की वर्किंग स्टार्ट करता है। यहाँ हमारे पास सिंक्रोनस जनरेटर की वर्किंग के लिए एसेंशियल अरेंजमेंट प्रेजेंट है। अब हम सिंक्रोनस जनरेटर की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेटर के बारे में बता चुका हूँ। स्टेटर की ये जो योक है ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस से। स्टेटर की जो कोर है इस पे 3 फेज की वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है जो कि 120 डिग्री के मैकेनिकल फेज डिफरेंस पर प्लेस्ड है। और ये जो रोटर आपको दिख रहा है ये इस सिंक्रोनस जनरेटर का रोटेटिंग पार्ट है। और ये जो सेलिएंट पोल है इसे जब डीसी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है, और जिस वाइंडिंग से इस सेलिएंट पोल रोटर को लपेटा जाता है उस वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है। ये कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का एक टाइप है। अब जब ये मैग्नेट बन गई तो आप यहाँ से देख रहे हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है एन पोल से एस पोल की ओर। ये आपको दिख रहा है, रेड पेन से मैं एरो शो कर रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। 3 फेज का आउटपुट हमें चाहिए। 3 फेज का आउटपुट हमें कब मिलेगा? जब इस कंडक्टर्स में ये जो स्टेटर के जो स्लॉट में जो कंडक्टर आपको दिख रहे हैं इन कंडक्टर्स में जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तब हमें 3 फेज का आउटपुट मिलेगा। हमें यही तो चाहिए, वोल्टेज चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये कब मिलेगा?
माइकल फैराडे ने हमें बताया था कि जब फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो तब ईएमएफ इंड्यूस होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लक्स में चेंज हो तब ईएमएफ हमें मिलेगा। तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इन कंडक्टर्स को कट करे या फिर इन कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये मैंने आपको माइकल फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ में समझा दिया है बहुत अच्छे से इसी लेक्चर में। तो ये कब पॉसिबल है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट करे। और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे रोटेट करेगा? ये आपको जो टरबाइन दिख रही है यहाँ पर, इस टरबाइन के ऊपर आप प्रेशर से या तो वाटर का प्रेशर डालिए या तो फिर स्टीम का प्रेशर डालिए, वाटर या स्टीम का प्रेशर डालिए, जिससे कि ये टरबाइन रोटेट करने लगेगी। जब ये टरबाइन रोटेट करने लगेगी, हम कंसीडर करते हैं कि जनरेटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाए, तो ये रोटेट करने लगेगी, मोशन करने लगेगी टरबाइन। जब टरबाइन मोशन करने लगेगी तो ये जो टरबाइन है ये प्राइम मूवर से जुड़ी है। ये आपको दिख रहा है प्राइम मूवर, ये जो हैंडल आपको दिख रहा है ये प्राइम मूवर। ये प्राइम मूवर सेलिएंट पोल रोटर से कनेक्टेड है, लिंक्ड है, कपल्ड है मैकेनिकली। ये दिख रहा है मैकेनिकली कपल्ड है। जब टरबाइन रोटेट करेगी तो प्राइम मूवर रोटेट करेगा। जो प्राइम मूवर रोटेट करेगा तो उससे जो सेलिएंट पोल रोटर कपल्ड है मैकेनिकली वो भी रोटेट करेगा। अब इस मशीन का नाम सिंक्रोनस मशीन है या सिंक्रोनस जनरेटर है, इसलिए इसका जो रोटर है वो भी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करना चाहिए, जो कि कितनी होती है NS = 120 F/P। सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करना चाहिए। जैसे कि स्टेटर में हम मानते हैं कि 4 पोल क्रिएट हो रहे हैं। ये जो पोल है ये स्टेटर के है, रोटर के नहीं है। ये यहाँ जो पोल्स रखे रहते हैं वो रोटर के पोल्स नहीं रहते हैं, वो स्टेटर के पोल रहते हैं। 120 फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये रोटर के पोल है, नहीं, रोटर के नहीं। स्टेटर में जो पोल क्रिएट होंगे, और कैसे पोल क्रिएट होंगे स्टेटर में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी जैसे एक सॉफ्ट आयरन है, इस सॉफ्ट आयरन पे यदि आप वाइंडिंग प्लेस कर दो तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। ये N पोल S पोल मीन्स यदि आप वाइंडिंग लपेटते हो और उसे सप्लाई देते हो तो वो पर्टिकुलर आयरन की कोर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है। उसी प्रकार से ये जो आपको कोर दिख रही है ये भी तो स्टील की बनी हुई है। इसके ऊपर जब वाइंडिंग लपेटेंगे तो यहाँ भी पोल क्रिएट होंगे। तो हम मानते हैं कि स्टेटर में ऐसे 4 पोल क्रिएट हो जा रहे हैं वाइंडिंग लपेटने के कारण। तब सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1500 RPM। 1 मिनट में 1500 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो। मीन्स यदि आप इसको 1 मिनट में 1500 RPM जितना स्टीम प्रेशर दो या वाटर प्रेशर दो, इतना घूमना चाहिए इसने। जब ये घूमेगी, जब ये टरबाइन घूमेगी तो ये रोटर घूमेगा, रोटर घूमेगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे निकल रहा है वो भी घूमेगा और इन कंडक्टर्स को कट करेगा। जब इन कंडक्टर को कट करेगा तो इन कंडक्टर्स में फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, जिससे कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। यही हम चाहते हैं। इस प्रकार से हमें 3 फेज आउटपुट मिलेगा। 3 फेज आउटपुट किस प्रकार से रहता है? जो कि इस प्रकार का होता है, हमें मिल जाएगा। ये R फेज, ये Y फेज और ये B फेज। इस प्रकार हमें 3 फेज आउटपुट मिल जाएगा। आगे के लेक्चर्स में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं एवरीथिंग बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बस धीरे धीरे क्लियर होगा। आप एक ही लेक्चर में सब कुछ समझ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे आपको सारी कंडीशन क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आपको। जैसे सिंक्रोनस स्पीड जो होती है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो सकती है? यहाँ से फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला निकल जाएगा? P × NS/120। अब देखिए, यदि आपको 60 हर्ट्ज सप्लाई चाहिए, यदि आपको 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए तो क्या करना होगा? पोल हमारे पास स्टेटर में 4 है, तो इस सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू कितना होना चाहिए कि हमें 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिल जाए? देखो क्या करता है। यहाँ से NS की वैल्यू चाहिए तो NS को एज इट इज रहने दो। 60 × 120/4 मीन्स यदि आपको 1800 RPM की स्पीड से यदि आप रोटर को घुमाए तो आपको 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। मीन्स फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू सिंक्रोनस स्पीड होती है। सो थैंक यू गाइस। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।